नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजस्थान स्पेशल लेकर आपके साथ मैं हूं पूजा कविया घुमा। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम चिंतौली में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने अकबरपुर गांव से कुछ लड़के बुला लिए, जिसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हुई। मारपीट में एक पक्ष के 10 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जयपुर हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पक्षों में घटना को लेकर तनाव बना हुआ है। विराटनगर थाना क्षेत्र थाना प्रभारी राम सिंह ने बताया कि जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद चल रहा था, जिसके चलते दोनों पक्षों के बीच काफी समय से तनाव की स्थिति बनी हुई थी। पुलिस के मुताबिक दुकान विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच आपस में कहासुनी हो गई। मामला इस कदर तूल पकड़ गया कि इनमें मारपीट होने लगी। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। गांव चितौली से सूचना मिली कि वहां दो पक्षों में आपस में एक प्लॉट को लेकर विवाद है, जिसमें दोनों पक्षों में आपस में झगड़ा हुआ है। इस पे वहाँ मौके पर पहुँचे। मौके पर पहुँचने पे देखा तो एक पक्ष के द्वारा दूसरे पर पत्थरबाजी की गई थी, जिससे वहाँ 8-10 लोग घायल हुए हैं। और इसके अलावा वहाँ पर बाहर के लड़के थे 10-15 लड़के, उनको मौके से गिरफ्तार किया शांति भंग में। और अभी अनुसंधान जारी है, मुकदमा दर्ज करवा दिया गया दोनों पक्षों के द्वारा, और मुकदमे में जैसे जैसे होगी गिरफ्तारी होगी। रूप नारायण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रूप नारायण, जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में इस तरह का हाथापाई तक हो गई, आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया, मारपीट हो गई। क्या पूरे मामले को लेकर अब तक पुलिस ने जांच की है? पूजा, विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के गांव चितौली में जमीनी विवाद हुआ है, जिसमें कहा जा रहा है कि बाहर से अपने जानकार परिचितों को बुलाकर हमला करवाया गया दूसरे पक्ष से। ये जमीनी विवाद था कि एक प्लॉट को लेकर दोनों जो पक्ष थे वो आमने सामने थे। दोनों पक्षों में लाठी भाटा जंग हुआ है, पत्थर आपस में फेंके गए हैं। सूचना मिलने पर पुलिस वहां पहुंची है। पुलिस ने दोनों लोगों को 20 लोग, दोनों क्षेत्र के साइड के 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों पक्षों को लेकर तनाव बना हुआ है। थाना प्रभारी से हमारी बात हुई। थाना प्रभारी ने कहा कि सब जमीनी विवाद को लेकर ये सारा हंगामा हुआ, जिसमें पुलिस ने शांति भंग में 20 लोगों को गिरफ्तार किया है और आगे अनुसंधान जारी है। पुलिस कह रही है कि हम इसमें और तहकीकात कर रहे हैं, अगर कोई मामला बनता है तो और धाराएं हम इसमें जोड़ सकते हैं। ठीक है रूपनारायण, आप रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल जो जानकारी आपने दी उसके लिए बहुत शुक्रिया। तो वहीं आहोर पंचायत समिति में आयोजित सभा का पंचायत समिति सदस्यों ने बहिष्कार कर दिया है। पंचायत समिति सदस्यों ने 9 सूत्री मांगों को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान विधायक छगन सिंह राजपुरोहित और प्रधान संतोष कंवर भी मौके पर मौजूद रहे। पंचायत समिति के सदस्यों का आरोप है कि समिति सदस्य का चुनाव 5 साल के लिए होता है, लेकिन उसके पास जनता का काम करने का कोई अधिकार नहीं होता। पंचायत समिति के हजारों सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास और मतदाताओं को किसी भी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने का अधिकार भी नहीं है। उनको किसी भी प्रकार के प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार नहीं मिले हुए हैं। ये बैठक 6 महीने में एक बार होती है, जबकि पंचायत समिति सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र सरपंच से भी बड़ा होता है। रूपनारायण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रूपनारायण, क्या जानकारी मिल रही है? सदस्यों ने बैठक की है, पंचायत समिति के सदस्यों को लेकर अधिकार नहीं होता, क्या तमाम जानकारी इस पर? रूपनारायण, आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ पूजा, पंचायत समिति के सदस्यों ने बहिष्कार किया है उनके अधिकारों को लेकर, उनको अधिकार नहीं दिए गए हैं तमाम, क्या इसको लेकर जानकारी? पूजा, मैं ये कहना चाहूंगा कि पंचायत स्तर पे जो लास्ट की कड़ी होती है, जो जनता के वो सीधे जुड़ते हैं, पंचायत स्तर पे जो चुन के आते हैं वो सीधे जनता से टच में होते हैं। इन लोगों को पावर नहीं मिल रहा, कोई ऐसी प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति सहायता इधर से नहीं मिलती जिससे ये लोग जनता के बीच जा सके, उनके सुख दुख बांट सके, उसको सरकार तक पहुंचा सके। इन तमाम चीजों को लेकर आहोर पंचायत समिति में जो सभा आयोजित की गई, उसमें सभी पंचायत समिति सदस्यों ने अपने 9 सूत्री मांगों का ज्ञापन दिया है तहसीलदार को, और जो बैठक थी उसका बहिष्कार किया है। बैठक के बहिष्कार के पीछे का जो कारण था वो हमने लोगों से पूछा, तो पंचायत समिति सदस्यों का कहना ये था कि साहब हम जनता से सीधे जुड़े हुए हैं, जनता जो हमारे सरपंच होता है उससे ज्यादा क्षेत्र हम लोगों को मिला हुआ है, उस क्षेत्र से हम जीत के आते हैं।
इतने लोग हमें वोट देते हैं, लेकिन मतदाता जो हमें वोट देता है हम उसको कुछ भी देने का पावर नहीं रखते। ऐसे हालात में हमें जनप्रतिनिधि बनने का कोई अधिकार नहीं है अगर हम जनता की नहीं सुनाई करते हैं तो। ना ही सरकार की तरफ से इन्हें कोई ऐसी सहायता मिलती जिस खर्चे से जाके जनता के बीच जनता की सुन सके, क्योंकि ये ग्राउंड स्तर की कड़ी है जो सीधे जनता से जुड़ी हुई है। बड़े नेता एमएलए एमपी या अन्य मंत्री वगैरह जो है जनता से बहुत दूरी बना के रखते हैं, लेकिन इनके बीच जनता और जनप्रतिनिधि के बीच कोई दूरी नहीं होती। अगर इन लोगों को पावर दी जाए बेसिकली तो ये लोग जनता की सुन के सरकार तक वो चीजें पहुंचा सकते हैं कि जनता को एक्चुअल क्या प्रॉब्लम ग्रास रूट पे आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रूप नारायण आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो वहीं श्री गंगानगर के कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को त्रिस्तरीय जनसुनवाई व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। इस व्यवस्था के तहत महीने के पहले गुरुवार को ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई, दूसरे गुरुवार को उपखंड स्तर पर और तीसरे गुरुवार को जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए ग्राम विकास अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। नोडल अधिकारी जनसुनवाई कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इस दौरान नोडल अधिकारी अगली जनसुनवाई के लिए सूची भी बनाएंगे। जनसुनवाई में प्राथमिकता के आधार पर लंबित मामलों की समीक्षा और समाधान किया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें जनसुनवाई की प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से उपखंड स्तर पर देनी होगी। उपखंड स्तर पर होने वाली जनसुनवाई के लिए संबंधित एसडीएम को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। जनसुनवाई में आए मामलों की सूची संपर्क पोर्टल पर अपलोड की जाएगी ताकि अगली सुनवाई के दौरान लंबित प्रकरणों की समीक्षा की जा सके। इसके साथ ही ग्राम पंचायतों, पंचायत समिति और जिला स्तर पर होने वाली जनसुनवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को उचित कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। रूप नारायण सावरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। रूप नारायण, कलेक्टर के अधिकारी जो है दिशा निर्देश दिए गए हैं, तीसरे गुरुवार को जिला स्तर पर सुनवाई होगी। जो भी जन समस्याएं इस दौरान लोग रखेंगे उनकी सुनवाई का निर्देश दिया गया है। किस तरह की समस्याओं का निपटारा होगा, किस तरह की उम्मीद है जनता को? श्री गंगानगर कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देश जन सुनवाई जो है त्रिस्तरीय होगी, 3 स्तर पे जन सुनवाई होगी। पहला स्तर होगा ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के बाद पंचायत समिति के बाद जिला स्तर पे ये जन सुनवाई होगी। जन सुनवाई जो ग्रास रूट से लेकर टॉप लेवल तक जारी है। इसमें लोगों की समस्याएं सामने आएंगी। लोग अपनी जो समस्या है वो अधिकारी तक पहुंचा सकेंगे, आम जनता तक पहुंचा सकेंगे। ग्रास रूट का जो जनप्रतिनिधि ग्राम पंचायत स्तर की जन सुनवाई में आएगा वही मामला वो आगे बढ़ाएंगे। इसको पोर्टल पे डाला जाएगा। पोर्टल पे डालने के बाद उस पर बाकायदा समीक्षा होगी कि 3 स्तर पे ये चीज जाने के बाद अगर समाधान हो गया तो बेस्ट है, समाधान नहीं हुआ तो क्या कारण रहा कि जनता की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा, तो उस पर समाधान पे चर्चा करके उसका कोई व्यूज निकाला जाएगा कि कैसे ये समस्या कंप्लीट हो सकती है। जिला कलेक्टर ने जो ये आदेश दिए हैं वो तमाम उनको दिए हैं। पंचायत स्तर पे जो विकास अधिकारी होता है उसको नोडल अधिकारी बनाया गया है। ग्राम पंचायत समिति स्तर पे जो है विकास उसका उपखंड अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। जिला कलेक्टर खुद इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। तो इसको एक गुड गवर्नेंस के तौर पे देखा जाए तो एक बेहतर और उचित वो रास्ता है जो आम जनता तक सीधा प्रशासन को पहुंचा रहा है, और आम जनता की जो समस्याएं हैं उनको वो सरकार के सामने रख के उनका समाधान करने के लिए एक अच्छा प्रयास माना जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया रूप नारायण आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो तीसरे गुरुवार को जिला स्तर पर जो है सुनवाई की जाएगी। 3 चरणों में ये सुनवाई रखी गई है। कलेक्टर का अधिकारियों को इसी को लेकर निर्देश दिया गया है। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में जनवरी के शुरू होते ही लोगों को ठंड का एहसास होने लगा। सुबह कोहरे की वजह से वाहनों का आना जाना काफी परेशानी का सबब बना। विराटनगर में दृश्यता महज 20 मीटर ही रह गई। सुबह और रात को मौसम का मिजाज सर्द बना हुआ है। मंगलवार रात को इस सीजन में पहली बार न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से भी नीचे पहुंच गया। कड़ाके की ठंड से अगले कुछ दिनों तक राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। अगर तापमान इससे और अधिक नीचे जाता है तो इससे सरसों की फसल प्रभावित हो सकती है, क्योंकि सरसों की फसलें इस समय बढ़त पर हैं। साथ ही उनमें फूल और फलियां भी बनने का समय है। न्यूनतम तापमान के साथ ही पाला पड़ने से रबी की फसल खराब हो सकती है।
चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रूप नारायण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रूप नारायण, कोहरा काफी बढ़ गया है, जिसकी वजह से अगर हम फसलों के लिहाज से देखें तो उनके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, फसलों को काफी नुकसान हो सकता है आने वाले समय में। मौसम विभाग क्या कह रहा है इसको लेकर? पूजा, मैं कहना चाहूंगा कि इस सर्दी के मौसम में ये पहला ऐसा शीतलहर है जिसमें राजस्थान चपेट में आया है। इससे पहले कोई खास सर्दी नहीं थी। अभी पिछले मंगलवार रात से ये मामला सामने आया है कि सुबह उठते ही घना कोहरा है। जो हाईवे या रोड का दृश्य है वो 20 के लगभग है। इससे दुर्घटनाओं की संभावना है ही है। वहीं ये जो पाला पड़ रहा है, पाला पड़ने से जो गेहूं और सरसों की फसल है, जिसमें इस टाइम है ना फलियां निकलती है, फूल निकलते हैं, उसके लिए ये घातक है। इस पारे से अगर ये और थोड़ा डाउन जाती है, 5 डिग्री से नीचे जाती है, तो सरसों और गेहूं में बहुत मुश्किल हो जाएगी। उनमें नुकसान किसान को होगा फसल में। कृषि विशेषज्ञों का भी यही कहना है कि अगर पारा इससे नीचे जाता है तो फसल में नुकसान निश्चित रूप से होगा, लेकिन उसके लिए किसान अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, रात को पानी दे रहे हैं कि फसलों को बचा रहे हैं कि वो पारा जो है, आसपास का जो आर्द्रता है वो कम ना हो और फसलों को थोड़ा बहुत बचाया जा सके। बाकी ये कि शीतलहर के चलते हुए पिछले मंगलवार की रात और आज भी मौसम यहाँ काफी सर्द रहा। ठंडी हवाएं ने लोगों को सुरा दिया और वो अपने घरों में ही रहे, ताप जलाते हुए नजर आए लोग। सर्दी के मौसम का पहली बार उन्हें लगा कि हाँ, सर्दी अभी पड़ना शुरू हुई है राजस्थान में। जी पूजा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रूप नारायण तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद बात त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव देव के पुश्तैनी मकान पर भीड़ ने हमला कर दिया, घर में आग लगा दी। मामला गोमती जिले के उदयपुर का है। यहां पर त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव का पैतृक घर है। मंगलवार देर रात पूर्व मुख्यमंत्री के घर के बाहर भीड़ जुटी, हमला कर दिया गया। ये घटना उस वक्त हुई जब पुजारियों का एक समूह विप्लव देव के उदयपुर के जामजुरी इलाके में राजनगर स्थित आवास पर पहुंचा। कहा यह जा रहा था कि देव के पिता के वार्षिक श्राद्ध समारोह था। इस मौके पर पुजारी यहां यज्ञ करने आए थे। खबरों के मुताबिक बदमाशों ने पुजारियों पर हमला किया और उनके वाहनों में तोड़फोड़ की। आसपास के लोगों और स्थानीय लोगों ने पुजारियों को बचाया, जिसके बाद बदमाश भाग गए। पूर्व सीएम के घर पर हमले का आरोप वामपंथी कार्यकर्ताओं पर लगाया। पीड़ित पुजारियों में शामिल जितेंद्र कौशिक ने कहा कि मैं मां त्रिपुर सुंदरी मंदिर में दर्शन करने आया था। यहां मैं अपने गुरुदेव जी के निर्देश पर बुधवार को होने वाले यज्ञ की तैयारियों को देखने आया था। अचानक एक भीड़ आई, उन्होंने मुझ पर हमला किया और मेरे वाहन में तोड़फोड़ की। उधर घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। इस बीच प्रदर्शनकारियों ने हमलावरों की दुकानों में तोड़फोड़ की। इसके बाद भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। स्थिति को संभालने के लिए उपमंडल पुलिस अधिकारी निरुपम देव वर्मा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवांजना रॉय मौके पर पहुंचे। वहीं हाईकोर्ट के एक आदेश ने हल्द्वानी, गफूर बस्ती, बनभूलपुरा के लोगों की नींद उड़ाकर रख दी है। अतिक्रमण हटाने के आदेश के बाद से ही हल्द्वानी शहर का एक हिस्सा घर में रहने नहीं बल्कि सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गया है। कहीं आयतें पड़ी जा रही हैं तो कहीं विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी को मामले पर फैसला करने की बात कहकर राहत दी, मगर पुलिस और प्रशासन ही दिन दुगनी रात चौगनी तैयारियों को देखकर माहौल दहशत में वहां पहुंच गया है। हल्द्वानी में रेलवे की भूमि से अतिक्रमण हटाने के हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस और जिला प्रशासन के साथ रेलवे के अधिकारियों ने भी तैयारी पूरी कर ली है। अब तो कुमाऊं आईजी नीलेश आनंद भरने ने भी अपनी बातों से स्पष्ट कर दिया कि हल्द्वानी शहर अभी कुछ और दिन शोर शराबे के बीच ही जिंदगी गुजारने वाला है। दरअसल आईजी भरने ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पुलिस हर परिस्थिति के लिए तैयार है। आईजी ने मीडिया को बताया कि भनपुलपुरा के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस समेत 5000 सिपाही युक्त फोर्स
मांग की गई है। गढ़वाल से 1000 जबकि कुमाऊं से 800 जवानों की फोर्स यहां पर तैनात करने का प्लान बनाया गया है। उन्होंने बताया कि फोर्स में महिलाएं और पुरुष सिपाही रहेंगे। 8 जनवरी तक फोर्स आने की संभावना है। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस भड़काऊ भाषण, क्षेत्र में होने वाली हर गतिविधि से लेकर सोशल मीडिया पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि मामले की जद में आ रहे क्षेत्र में लाउडस्पीकर भी लगा दिया गया है। हानि का नाम भी इन दिनों ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा है। घटना क्रम कैसा होगा ये तो कह नहीं जा सकता, लेकिन पुलिस अंदाजा लगाते हुए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इतना ही नहीं, ये बातें खुद आईजी ने कही हैं। हमने जो है 14 कंपनी पीएसी जो है इसके लिए जो है पैरा सीपीएमएफ के लिए डिमांड किया है, जिसमें 5 कंपनी जो है वो आरपीएफ की है, रैपिड एक्शन फोर्स की। तो ये जो है हमारे पास संभवतः 8 तारीख तक पहुंच जाएगी। और जो गढ़वाल से जो सिपाही आने हैं लगभग 1000 के करीब हमने मांग किया है, जिसमें महिला पुरुष दोनों है, तो वो भी हमारे पास 8 तारीख तक आ जाएंगे। इसके अलावा हमने एक्स्ट्रा होमगार्ड की भी डिमांड किया है, तो ये भी जो है हमारे पास लगभग हमने 8 तारीख तक प्लान किया हुआ है कि फोर्स की जो है ये यहाँ पर आ जाएगी। कुमाऊं रेंज से भी इसमें सिपाही लगाए जाएंगे। एक माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने है अब मामला, और हमारे हाथ जुड़े हुए भगवान से कि हमको सुप्रीम न्याय मिले, लोगों की छत बचे, लोगों के घर परिवार बचे। और साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री से भी मेरी प्रार्थना है इस मौन उपवास के माध्यम से कि वो हस्तक्षेप करें। वो राज्य के गार्जियन हैं और हमारे राज्य का जो मानवीय पक्ष है वो बहुत ऊंचा है। हम आध्यात्मिक प्रदेश हैं और हमारे प्रदेश में यदि 50-55 हज़ार लोग, जिसमें बच्चे भी हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, वृद्ध महिलाएं हैं, वृद्ध पुरुष हैं, इस ठंड में सड़कों पर आएंगे, उनके घर तोड़ दिए जाएंगे, तो ये बहुत ही दुखद होगा, बहुत ही अत्यधिक दुखद होगा। इसलिए ये जो मेरा मौन उपवास है ये 1 घंटे का जो है ये माननीय मुख्यमंत्री को समर्पित है। मैं देवी का पाठ करके, उनका भजन गा करके जो है ये अपने उपवास को प्रारंभ करूंगा। सोहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भीड़ के लिहाज से सफल है, लेकिन भीड़ को वोट तब्दील करना बड़ी चुनौती है। राजभर ने दोहराया कि उन्हें कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के जरिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में सम्मिलित होने का निमंत्रण मिला था, लेकिन पार्टी नेताओं के साथ चर्चा के बाद उन्होंने इस यात्रा में शामिल नहीं होने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि भारत के पास अपार ताकत है। सरदार पटेल ने भारत को जोड़ा था। भारत ना तो टूटा है और ना ही टूटेगा। नेता टूटकर पाला बदला करते हैं। राजभर ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए सवाल किया, कांग्रेस देश में लंबे समय से सत्ता में रही है, कांग्रेस ने सत्ता संभालते समय प्रेम क्यों नहीं बढ़ाया जो लोग पहले कांग्रेस को वोट देते थे, कांग्रेस को नसीहत देते। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन ना करने के कारण ही कांग्रेस विधानसभा के पिछले चुनाव में 1 सीट पर सिमट गई। राजभर ने कहा कि ये गठबंधन का युग है, बीजेपी की सरकार गठबंधन की देन है। गठबंधन के कारण ही सपा उत्तर प्रदेश में 47 सीट से 125 सीट पर पहुंच गई है। उन्होंने बीजेपी से गठबंधन को लेकर पूछे जाने पर कहा कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होता। नहीं, निमंत्रण सलमान खुर्शीद जी का फोन आया था। 31 तारीख को हम लोगों ने बैठक किया। बैठक करके पार्टी ने तय किया कि हम लोग अपना काम करें, वो लोग अपना काम करें, क्योंकि एक माध्यम होता है जनता के बीच में जाने के लिए, चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे सावधान महारैली के माध्यम से सावधान रथ यात्रा हो, या जो भी पार्टियां कार्यक्रम करती हैं उसके पीछे जनता के बीच में जाने का एक साधन होता है और लोगों को जोड़ करके पार्टी को मजबूत कर सत्ता में जाने की कवायद होती है। आप उस यात्रा में शामिल होंगे, हाँ या ना? नहीं, क्लियर हो गया, हम लोग ने, हमारी पार्टी नहीं जाएगी। नहीं जाएगी। क्या कारण रहा? समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को जो यात्रा, उनकी जो भारत जोड़ो यात्रा है, उसको काफी सफल यात्रा बताया है। अखिलेश यादव कैसे देखते हैं? क्या ये यात्रा वाकई में आने वाले 2024 में एक बड़ा बदलाव कांग्रेस के लिए लाएगा, या अखिलेश यादव तो कह रहा है कि ये यात्रा जो है काफी सफल यात्रा है? इस यात्रा को कैसे देखते हैं, सफल है या असफल? नहीं, देखिए, जो प्रयास
जो राहुल गांधी जी का रहा है शुरू से लेकर के, उनके साथ जिस तरह का लोगों का स्नेह प्यार और जुड़ाव देखने को मिला है, तो उस कार्यक्रम को भारत जोड़ो यात्रा को सफल ही कहा जाएगा। तो क्या 2024 में कांग्रेस के लिए काफी बदलाव आएगा इस यात्रा से? देखिए, यात्रा में, रैली में, जनसभा में भीड़ को जुटा लेना एक अलग बात है, उस भीड़ को वोट में तब्दील करना बड़ा कठिन काम होता है। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।